हमने राजस्थान की धरती पर वीरता, बलिदान और रोमांचक कथाओं के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात की, तो वहीं अपने अनूठे स्थापत्य और अभेद्य सुरक्षा कवच के लिए प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात की। लेकिन राजस्थान की धरती पर एक दुर्ग ऐसा भी है जिसने आज तक अपने आप में एक राज को छिपा रखा है। इसमें स्थित खजाने तक पहुंचने के लिए या फिर कहीं शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए इसमें कई सुरंगें बनी हुई है, जिसके लिए इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित जयगढ़ दुर्ग की, जहां देश में घोषित आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा खजाने की तलाश के लिए सेना की मदद से एक अभियान चलाया गया। और रोचक बात तो तब हुई जब पाकिस्तान सरकार ने भी खजाना मिलने से पहले इस खजाने के हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। और कहा जाता है जिस दिन यहाँ खजाना मिलता है उसके ठीक एक दिन बाद जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया और एक खजाना यहां से 7 ट्रकों में भरकर जयपुर से दिल्ली पहुंचा दिया गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस जयगढ़ दुर्ग की हम और बात करें तो यहाँ एक ऐसी अनूठी धरोहर मौजूद है जो इसके गौरवशाली इतिहास की आज भी गवाही देती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ रखी जयबान तोप की, जो न केवल राजस्थान, न केवल भारत, बल्कि संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इस तोप का इतिहास में केवल एक बार परीक्षण के लिए, टेस्टिंग के लिए प्रयोग हुआ और इस तोप का गोला जयगढ़ से 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। और जहां इस तोप का गोला जाकर गिरता है वहां एक ऐसे गड्ढे का निर्माण होता है कि वहां तालाब बन गया। और कहा जाता है इस तोप को चलाने वाले तोपची और सैनिक की हालत खराब हो गई थी, हाथी बहरे हो गए थे और घरों की दीवारों में दरारें आ गई थी। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी बातों के लिए प्रसिद्ध जयगढ़ दुर्ग के राज, रहस्यों और प्रमाणिकता की बात करेंगे और इसके इतिहास और स्थापत्य को भी डिस्कस करेंगे। जयगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो जयगढ़ दुर्ग को सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ उपनाम है। इसको रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, इसको जयपुर का संकटमोचक किला भी कहा जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में जब आमेर दुर्ग पढ़ा था तो हमने देखा कि आमेर के कछुआ शासक जब तक 1727 में जयपुर की स्थापना नहीं होगी तब तक वो आमेर दुर्ग में रहा करते थे। लेकिन फिर जब कभी भी देखते हैं कि आमेर पर अगर कोई संकट आए तो आमेर पर संकट आए तो आमेर से कुछ सुरंगें बनी हुई है, कुछ भूल भुलैया बना हुआ जयगढ़ दुर्ग तक, तो जयपुर के शासक उन सुरंगों की मदद से जयगढ़ दुर्ग तक पहुंच सकते थे। ठीक है, और जयगढ़ दुर्ग में जो खजाना रखा हुआ कहा जाता है कि उस खजाने तक पहुंचने के लिए भी इन सुरंगों की मदद से जाया जा सकता था। तो इसलिए जयगढ़ दुर्ग को ध्यान रखना, इसको रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है और इसको जयपुर का संकट मोचक किला भी कहा जाता है। फिर हम इसकी कुछ ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक चिल्ला का टीला नामक स्थान था। उस चिल्ला का टीला नामक स्थान पर ही इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना, चिल्ला का टीला एग्जाम में पूछा जाता है, चिल्ला का टीला नामक स्थान पर ही जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया। और फिर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो राजा मानसिंह के द्वारा सर्वप्रथम इसका निर्माण शुरू कराया बताया जाता है। इसके बारे में इतिहास में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है कि मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, कई इतिहासकार कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। लेकिन हम देखते हैं मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और उसके बाद में देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयगढ़ पड़ा था। अगर एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि जयगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया तो मैं मिर्जा राजा जयसिंह ही ध्यान रखना, उस समय ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान रखना कि इस किले को याद करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पे अपन बात करी जयगढ़ तो एक मिर्जा राजा जयसिंह है, एक आएंगे सवाई जयसिंह, लेकिन सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण नहीं करवाया, इसका निर्माण करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मिर्जा में भी जा रहा, राजा में भी जा रहा है, जयसिंह में भी जा रहा है। और फिर एक बड़ी बात यहाँ रखी हुई जयबान तोप, जयबान तोप में भी जा रहा है। और फिर यहाँ पे रखा हुआ खजाना, खजाना में भी जा रहा है। तो सारी चीजें जो काम की बातें यहाँ पे तो आसानी से आप याद कर सकते हो, ये सब जयगढ़ किले से संबंधित है। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया, ये चीज आप इसका ध्यान रखना, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयगढ़ पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे चलें तो अपन यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे आमेर के कछुआ शासकों का शस्त्रागार था, यही उनके शस्त्र रखे जाते थे। और एक बड़ी बात जिसमें अपन कह सकते हैं कि इसका राज आज भी छुपा हुआ है कि यहीं इसका खजाना रखा हुआ था।
और फिर अपन देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल इमरजेंसी के 4 महीने पहले यहाँ पे खुदाई करवाई थी, और उसके बाद में 1976 में इमरजेंसी के दौरान भी यहाँ खुदाई करवाई थी। ठीक है, तो अब हम इस जो खजाना है उस खजाने के रहस्य की तरफ, उसकी प्रमाणिकता की तरफ, यहाँ जो जनश्रुतियां हैं उनकी ओर चलते हैं कि यहाँ पे क्या जनश्रुतियां हैं। ठीक है, अब इस खजाने के इतिहास की तरफ चलें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2017 में ही इस पे खजाने के इतिहास पे एक मूवी बनी है, जिसमें अजय देवगन ने लीड रोल प्ले किया और मिलन लुथरिया उसके डायरेक्टर थे। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि इस जो मूवी की कहानी कुछ ना कुछ बदल दी गई है, वैसी नहीं लिखती जैसी हमें खजाने की कहानी के बारे में सुनने को मिलता है। तो खजाने के इतिहास में देखते हैं सबसे पहले कि इसके इतिहास से जुड़े हुए हैं सबसे बड़े शासक मानसिंह, जयपुर के राजा मानसिंह फर्स्ट। ये अकबर के दरबार में थे। इनको अकबर ने फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। फरजंद का मतलब होता बेटा, मतलब ये अकबर के बहुत करीब थे, और अकबर के समय इनको 7000 का मनसबदार बनाया गया था, जो केवल मिर्जा राजा मानसिंह को और एक और थे कोका अजीज, केवल 2 ही व्यक्तियों को ये प्राप्त था। फिर हम देखते हैं कि अकबर ने इनको काबुल, बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया था, और काबुल के अभियान से कुछ ना कुछ इस खजाने की बातें जुड़ी हुई है। 1581 से 87 तक 6 साल के लिए काबुल के गवर्नर रहे थे। तो वहां देखा जाता है कि इन्होंने मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन किया, 5 कबीलों को हराया, जनता में लोकप्रिय भी हो गए थे। और उसी समय कहा जाता है कि काबुल में ही अफगानिस्तान में इन्होंने अकूत संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करी थी, और उस संपत्ति को यहाँ पर लाकर, जब कह सकते हैं कि तब का ये जयगढ़ किला तो नहीं बना था, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ स्ट्रक्चर थे आसपास जो उन्होंने खुद ने बनाए थे, वहां पर इस संपत्ति को यहाँ पे उन्होंने रख दिया था। तो ये कहा जाता है राजा मानसिंह फर्स्ट के बारे में। ठीक है, 1580 के आसपास ये काबुल गए थे उसके बाद। और फिर कहा जाता है कि बाद में जब सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना करी, तो जयपुर की स्थापना भी इसी धन के एक भाग, इसी खजाने के एक भाग से करी थी। तो उन्होंने जयपुर की स्थापना करी। और फिर कहा जाता है कि उस खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी चौकीदार मीणाओं पर थी। इसके अलावा कोई भी राज परिवार से अगर कोई राज परिवार का सदस्य भी जाता था तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको ले जाया जाता था। ये सारी बातें थी इसके खजाने के बारे में। और फिर इसकी जानकारी के, इसके सोर्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी जानकारी मिलती है हमें अरबी भाषा की एक पुस्तक है, हफ्त तिलिस्मत ए अम्बेरी, अम्बेरी के 7 खजाने। कहा जाता है कि किले में स्थित 7 पानी के टंकियां हैं, विशालकाय टंकियां हैं, उनके नीचे इतना सोना चांदी दबा हुआ है कि इससे कई रियासतों का पेट पाला जा सकता था। तो ये बातें सुनने को मिलती है कि यहाँ जो खजाना है तो पानी की 7 टंकियां, कहा जाता है कि 40 फीट तक तो यहाँ पे उसमें पानी भरा रहता है उन टंकियों में। उस 40 फीट के नीचे तहखाने में कुछ कमरे बने हुए जहां खजाना रखा जाता था। तो अब उन कमरों से जो सुरंगें, कह सकते हैं कमरों के तक जाने का रास्ता ऊपर से नहीं होता था, वो नीचे से सुरंगों से, आमेर का दुर्ग था, जयगढ़ का दुर्ग था, उनको सुरंगों से लिंक किया जाता था। तो ये सब बातें हमें हफ्त तिलिस्मत अम्बेरी इस बुक में देखने को मिलती है। और फिर कहा जाता है कि लेकिन बातें किताबी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अफवाहें आती रही जाती रही, लेकिन ये अकूत संपत्ति की बात थी तो भला कब तक ये छिपती लोगों से, तो नहीं छिप पाई ये भी ज्यादा दिन तक। फिर अपन बात करें कि इतने सालों बाद ये आखिरकार बाहर आई कैसे, तो इसमें 2 बातें अपन को देखने को मिलती है कि एक तो यहाँ पे जयपुर रियासत का बीजक, उससे पता लगती है, और एक तत्कालीन जो राजनीतिक घटनाक्रम था, उन 2 चीजों से ये जो खजाने की जो बातें अपन को आज वर्तमान में देखने को मिलती है। तो बीजक का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज था जिसमें उस रियासत की वित्तीय जानकारियां होती थी। दरअसल कहा जाता है कि जयपुर के पुराने किलेदार था, उसका एक वंशज था बालाबख्श, उसके पास चमड़े के कुछ दस्तावेज थे, और उसके भाई था जयसिंह, उसने किसी वकील को एक कागजात दिखाए, और उसके बाद जो अपनी जासूसी एजेंसी है उसके पीछे लग गई। और फिर कहा जाता है कि इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, उसके तहत अगर कोई किसी गुप्त खजाने की जानकारी देता है, उसको कुल खजाने की संपत्ति के मूल्य का 2% उसको दिया जाता था। कह सकते हैं कि इसी लालच में भी उन्होंने आयकर विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी जानकारी दी हो। ये सब बातें अब हम उस समय के तत्कालीन अब राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो हमें 2-3 बातें पता लगती है। एक चीज तो देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी ने एक कांग्रेस के विरुद्ध स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था, और जयपुर की जो महारानी है और बाद में जो राजमाता बनी थी गायत्री देवी, उनको भी वो सियासत में ले आए थे। गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी की तरफ से 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया था। और गायत्री देवी राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी, और इसलिए और वे देखा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार के मुख्य आलोचकों में से भी एक थी। तो ये सब बातें गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बारे में देखा जाते हैं, बातें करते हैं। और फिर इसी घटनाक्रम में हम आगे देखते हैं कि जो इमरजेंसी लगी थी उसके जस्ट पहले, खूब दिनों पहले, 2-3 साल पहले से ही विपक्षी नेताओं, कारोबारियों और विशेष
विशेषकर जयपुर व ग्वालियर घराने, उनके ऊपर, इनके राजघराने पर छापेमारी की गई थी इनकम टैक्स की। ठीक है, अपन जयपुर और ग्वालियर का इसलिए देखते हैं कि मेनली विपक्ष में थे उस समय सरकार के, ये सब बातें इनके बारे में देखी जाती है। और फिर हम बात करते हैं 11 फरवरी 1975 का दिन। इमरजेंसी से 4 महीने पहले गायत्री देवी जब मोती डूंगरी महल में रहती थी, बाद में लिलीपुल में आ गई थी, लिलीपुल उस समय बन ही रहा था, तो मोती डूंगरी महल में थी, उस समय इनकम टैक्स की रेट पड़ती है। और कहा जाता है कि इसके 2 दिन बाद में जयगढ़ फोर्ट पे भी वहां पे रेट पड़ती है, लेकिन जयगढ़ फोर्ट तो उस समय थोड़ा शांत हो गया था, इमरजेंसी के 4 महीने पहले की बातें हैं। और फिर कहा जाता है कि एक दिन जब छापेमारी हो रही थी, उसी दौरान वहां पे जो मोती डूंगरी का प्राचीन जो महल है, वहां का जो प्रांगण था, उसमें खुदाई में भारी मात्रा में कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं, और उनके जो गायत्री देवी का बेडरूम था, उससे भी कुछ वहां पे डॉलर मिलते हैं, पाउंड मिलते हैं, डायमंड मिलता है, एमराल्ड मिलता है। उसके आधार पर अघोषित संपत्ति एवं विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग, इस आरोप पर गायत्री देवी और उनके सौतेले पुत्र थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल में इनको भेज दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिन्होंने 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान की सीमा में जाकर उनकी सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया था, इसके लिए इन्हें महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। तो अब उन ब्रिगेडियर भवानी सिंह के लिए लॉर्ड माउंटबेटन है और सेना, इन्होंने भी बहुत इसका विरोध किया था, इनकी गिरफ्तारी का। फिर देखते हैं कुछ माह बाद पेरोल पे इनको रिहा कर दिया था और गायत्री देवी को 5 माह बाद में रिहा कर दिया था। और हालांकि हम देखते हैं गायत्री देवी का कहना था कि खुदाई में जो सिक्के मिले थे वो इनके पति मानसिंह सेकंड द्वारा, जो आजादी के समय जयपुर के राजा थे, उनके द्वारा नाहरगढ़ से मोती डूंगरी लाए गए थे। और जब जयपुर रियासत का भारत संघ में विलय किया जा रहा था, उस समय एक एक सिक्कों का हिसाब था, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये ज्यादती वगैरह हुई है, गायत्री देवी का कहना था। और फिर हम सभी इस घटनाक्रम में देखते हैं कि ये इस सारे घटनाक्रम में आखिरकार सरकार का ध्यान जयगढ़ में छिपे उस अकूत खजाने की तरफ मोड़ ही दिया। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 10 जून 1976 को उस रहस्यमय खजाने की तलाशी की जिम्मेदारी पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई। 1975 में हमारे यहाँ आपातकाल लग चुका है, आपातकाल के अगले साल 10 जून 1976 को कहा जाता है कि इनकम टैक्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई। और बाद में कहा जाता है कि आर्मी, सेना की 37वीं जो इंजीनियर्स कोर्स है, उसको बुलाया गया और उसने उस खुदाई को बड़े ही खुफिया तरीके से इसको जारी रखा। लेकिन कहते हैं कि भारत सरकार का खुफिया अभियान पाकिस्तान से नहीं छिप सका और पाकिस्तान के तत्कालीन वजीर आजम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अगस्त 1976 में इंदिरा गांधी को एक लेटर लिख दिया। और उस लेटर में वो लिखते हैं कि ऐसी किसी भी दौलत की जानकारी अविभाजित भारत को नहीं थी, अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब ऐसा भारत जो आजादी के पहले था। और फिर कहा कि विभाजन के पहले हमने जो समझौता किया था उसके अनुसार जो जयगढ़ की अब जो दौलत अगर कोई मिलेगी तो उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी बनता है। और फिर वहां पे भुट्टो साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को पूरी आशा है कि पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वो उसे बगैर किसी शर्तों के दे दिया जाएगा। अब पाकिस्तान आशा के अलावा और कर भी क्या सकता था वहां पे, तो ऐसे वो लिखता है कि पाकिस्तान को आशा, अब आपकी आशा आशा ही रहने वाली है, देखना अभी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान में संपत्ति के विवाद को लेकर बहुत सारे मुद्दे चलते रहते हैं। जैसे अभी 2013 में एक मुद्दा आया था हैदराबाद फंड के नाम से। जो हैदराबाद के निजाम थे उनकी कुछ संपत्ति ब्रिटेन के एक बैंक में जमा थी, 1 मिलियन पाउंड के आसपास थी। अब आज उसकी कीमत 35 मिलियन पाउंड हो चुकी थी, 306 करोड़ के आसपास। तो उस संपत्ति को लेकर अभी जो ब्रिटेन में लंदन में मुकदमा चल रहा था, लंदन जो कोर्ट है वहां पे, और उसमें देखा जाता है कि एक पक्ष थी भारत सरकार, एक पक्ष थी पाकिस्तान सरकार, एक पक्ष था निजाम के वंशज। और फिर देखा जाता है भारत सरकार ने निजाम के वंशजों से वहां पे कर लिया था समझौता, लेकिन फिर देखते हैं कि इसका फैसला आता निजाम के वंशजों की तरफ से, मतलब पाकिस्तान को उसमें भी कुछ नहीं मिला। और यहाँ जिस मामले की हम बात कर रहे हैं तो वहां तो सबसे मजेदार बात यह थी कि खजाना मिला ही नहीं, उसके पहले पाकिस्तान वहां पे मांगने लग गया, कटोरा लेकर आ गया। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ये खत भारत पहुंचा, पाकिस्तान के पीएम ने लेटर लिखा, तो भारत जैसे ही लेटर पहुंचता है खबरें मीडिया में फैल गई और ये मसला पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया फिर पूछने लगी खजाना मिला नहीं मिला। और फिर हम देखते हैं कि फिर आता है वह सबसे विवादित दिन और सबसे राज वाला दिन, जिसका हमें आज भी उसका राज छिपा हुआ। फिर हम देखते हैं कि नवंबर 1976 को कहा जाता है कि जिस दिन खुदाई पूरी हुई उस दिन शाम से ही जगढ़ के आसपास के एरिया की लाइट काट दी गई। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। और फिर निकलता है सोना चांदी जवाहरातों से भरा सैन्य का काफिला, जिसमें एक के बाद एक 7 ट्रक थे और कहीं कहीं आपको ये ट्रकों की संख्या इससे ज्यादा भी सुनने को मिलती है। तो ये सारी जनश्रुतियां वगैरह कही जाती है वहां के उस जो जिस दिन वहां पे खजाना मिला उसके जस्ट अगले दिन की बात है जयगढ़ के बारे में। ठीक है, ये तो था, हमने बात करी जयगढ़ के खजाने का रहस्य।
अब इसकी कुछ प्रामाणिकताओं की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें बात दिखाई पड़ती है, देखने को मिलती है कि सरकार ने बताया कि इसमें महज उनको 230 किलो चांदी मिली और चांदी का कुछ सामान मिला। तो सेना ने इन सामानों की सूची बनाई और सूची बनाकर राज परिवार का जो प्रतिनिधि था, रिप्रेजेंटेटिव, उसको दिखाई और उसको दिखाकर उसके हस्ताक्षर लिए और सारा सामान सील करके दिल्ली ले गए। ये एक बात सरकार की तरफ से कहनी थी। और फिर दूसरी बड़ी बात जिसमें पाकिस्तान आशा कर रहा था, इंदिरा गांधी ने जब खजाने की खुदाई पूरी हो गई उसके बाद में 31 दिसंबर, देखो अपने कह सकते हैं जून में इसकी खुदाई शुरू होती है, अगस्त में वो लेटर लिखते हैं, नवंबर में खुदाई पूरी होती है और 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लेटर लिखा इंदिरा गांधी ने और कहा कि हमने हमारे विधि विशेषज्ञों, लीगल एडवाइजर्स को कहा कि पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच करो। तो अब इसकी सच में आपका दावा बनता भी है या नहीं बनता है? तो उन सब विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का इसमें कोई दावा बनता ही नहीं है। और फिर लास्ट में उन्होंने एक लाइन और लिख दी जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वैसे ही जैकेट में कोई खजाना भी नहीं मिला है। मान लो अगर इंदिरा गांधी ने ये लाइन नहीं लिखी होती तो पाकिस्तान फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा उछलता कि ऐसे कैसे खजाना नहीं मिला, आपने इतने दिन तक खुदाई करी है, कुछ तो मिला ही होगा, आपने हाईवे भी सील किया था, कुछ ना कुछ वो बातें करता। लेकिन लास्ट में ये लाइन लिख दी कि खजाना मिला ही नहीं है, तो अब फिर उसके बाद में पाकिस्तान कर भी क्या सकता था। तो ये बातें, एक बात देखी हमने कि जो अपनी सरकार कहती है कि 230 किलो चांदी वगैरह मिली, दूसरी बात इंदिरा गांधी का लेटर, उससे हमें पता लगता है कि खजाना नहीं मिला। अब तीसरी बात, खुद जो जयपुर की महारानी और जो राजमाता रही है गायत्री देवी, उन्होंने भी हमेशा इस बात से इनकार किया कि जयगढ़ में सरकार को कोई भी खजाना नहीं मिला। और फिर जो उनके जीवनीकार है धर्मेंद्र कंवर, उन्होंने भी मीडिया रिपोर्ट में यही बात कही है। और फिर हमें चौथी बात देखने को मिलती है कि कानोता का जनरल था अमर सिंह, अमर सिंह ने भी अपनी डायरी में ये लिखा है कि मान सिंह सेकंड जो आज़ादी के समय राजा थे जयपुर के, उन्होंने जयगढ़ के किलेदार को बदल दिया था और बाद में भारी मात्रा में सामान जयगढ़ से निकालकर वो और कहीं ले गए थे, ये बात। और फिर इतिहासकारों का एक तबका भी यही कहता है कि यहाँ खजाना तो था, लेकिन खजाना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जयपुर को बचाने में सवाई जयसिंह के द्वारा खर्च हो गया था। तो ये सब बातें हमें देखने को मिलती है। मतलब उपरोक्त से ये सारी बातें हमें ये पुष्टि करती है कि किले में खजाना था ही नहीं, लेकिन लोगों के गले से ये बात आसानी से नहीं उतरती। उनका सबका बड़ा मत उस जनश्रुति, उस जो एक बात सुनी उन्होंने उसकी तरफ है कि जब किले में कुछ था ही नहीं तो क्यों हाईवे को पूरे दिन सील किया गया। और फिर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि अब आधिकारिक तौर पर किसी को भी नहीं पता कि सरकार के कौन कौन से डिपार्टमेंट इस जो ये खुदाई हो रही थी इसमें, इस अभियान में शामिल थे, ये कुछ भी बातें नहीं मिलती। और फिर सबसे बड़ी बात एक और देखने को मिलती है कि जयपुर राजघराने के भी कुछ सदस्य भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि किले में जमा संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार को मिला था। ये थी जयगढ़ फोर्ट के खजाने के रहस्य की बातें। जो सोर्स थे मैंने आपके सामने रख दिए, जो फैक्ट थे मैंने आपके सामने रख दिए, जो जनश्रुतियां और जो किंवदंतियां थी मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपको डिसाइड करना कि यहाँ सच में कुछ था या नहीं था। वैसे हमारी जो एक्स पीएम है इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं था तो हमें वही मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, संविधान का अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी देता है हमें, तो हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि यहाँ कुछ था या नहीं था? तीन बातें हो सकती है कि यहाँ पे खजाना था और सरकार को मिल गया था, सरकार यहाँ से ले गई थी। दूसरी बात हो सकती है यहाँ खजाना था या नहीं था, सरकार को यहाँ मिला ही नहीं कुछ भी। तीसरी बात हो सकती है हमें नहीं पता यहाँ कुछ था या नहीं था, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो देखिए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। फिर उसके बाद मैं भी देखिए अपनी पर्सनल राय, उसके 1-2 दिन बाद में मैं भी अपनी पर्सनल राय बताता हूँ कि देखिए मुझे क्या लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख के बताओ देखिए आपको क्या लगता है। उसके बाद फिर अपन आगे चलें तो अब जयगढ़ फोर्ट में अपन बात करें तो यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है जो हमें उत्तर भारत के किसी भी दुर्ग में नहीं मिलती है। यहाँ एक तोप बनाने का कारखाना था। हम बात करें कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक 1526 में जब भारत आया तो वो पहली बार अपने साथ यहाँ बारूद लेकर आया था। उसके पहले भारत वालों को बारूद वगैरह की जानकारी, तोप वगैरह की जानकारी नहीं थी। तो बाबर जब तोप बारूद लेकर आया तो उसके बाद युद्ध की जो नीति थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ गए थे। और फिर हम देखते हैं जयपुर के शासक भारमल, भगवंत दास और कुंवर मान सिंह, तो ये सब अकबर के दरबार में थे, लेकिन उनका बहुत ऊंचा स्थान था, बहुत सम्माननीय स्थान था। लेकिन फिर भी इनको क्या कहा जाता है कि इनकी जो तोपखाने तक इनकी पहुंच नहीं थी, इनको वहां तक नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन फिर देखते हैं 1580 में, अभी हमने खजाने में बात करी कि 1580 में मान सिंह को भेजा जाता है काबुल अभियान पे, और काबुल अभियान पे काबुल के गवर्नर रहे थे 6 साल तक।
उस दौरान मान सिंह ने कहीं ना कहीं वहाँ पे तोप बनाने की जो कह सकते हैं वहाँ पे जो विद्या सीखी और तोप बनाने की वहाँ कला सीखी और तोप बनाने के बारे में जो उनकी जो बारीकियां सीख कर वहाँ पर 16वीं शताब्दी के अंत में या 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पर इस तोपखाने को स्थापित करते हैं। और फिर बाद में देखते हैं कि 19वीं सदी तक यहाँ तोपें बनाई जाती थी, ठीक है। और तोपें बनाई जाती थी, उसमें देखते हैं कि समय के अनुसार या फिर कुछ टेक्निकल परिवर्तन यहाँ पे किए गए, लेकिन तोपें यहाँ पे उसी समय से मानसिंह के समय से बननी शुरू हो गई थी और 19वीं सदी तक यहाँ पे तोपें वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें इस तोपखाने में सबसे बड़ी तोप अपन कह सकते हैं, अपने बात करी एशिया की सबसे बड़ी तोप या कह सकते हैं पहियों पर रखी दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप, और जो जयबान तोप यहीं बनाई गई थी। अब जयबान तोप की अपन बात करें इसकी विशालता की, तो अपन को इस इमेज से तो इसकी विशालता नहीं दिखाई जाती, 9 फीट इसके पहियों की हाइट है, लेकिन अगर अपन इस इमेज को देखें तो यहां से हमें पता चलता है कि जयबान तोप क्या थी, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी तोप, और कहा जाता है कि पहियों पर रखी तो ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, ठीक है। अब अपन जयबान तोप के बारे में कुछ बात करते हैं, इसका क्या इतिहास रहा होगा और कैसे इसको बनाया होगा, ठीक है। जयबान तोप की तरफ चले तो पहले देखते हैं कि इसको क्यों बनाया गया होगा। हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लग गया था, तो अब देखते हैं कि पूरे भारत में धीरे धीरे अराजकता सिर उठाने लगी थी, अव्यवस्था हो गई थी। तो उस समय सवाई जयसिंह जयपुर बसाने की सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा जयपुर बसाने से पहले खुद के राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचा, तो इसीलिए उन्होंने तोप के निर्माण के बारे में सोचा, और ये तोप जयगढ़ में ही जो एक तोपखाना है उसी में ये तोप बनाएगी, ठीक है। और भी इस तोप के बारे में कुछ बातें देखते हैं कि 1720 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने इस तोप का निर्माण करवाया, और इस तोप के बारे में कुछ फैक्ट है कि इसके नाड़ की लंबाई 20 फीट बताई जाती है, और इसका वजन है 50 टन इसका वजन है। गोले का वजन, इसका जो गोला इसमें जो भरा जाता था उसका वजन होता था 50 किलो, और इस तोप को एक बार चलाने के लिए इसमें बारूद भरी जाती थी, वो लगभग 100 किलो के आसपास बारूद, और इसकी रेंज या मारक क्षमता, ये तोप का जो गोला था वो 22 मील तक जा सकता था। 22 मील मतलब लगभग 35-36 किलोमीटर। और फिर देखें इसके पहियों की हाइट बताई जाती है 9 फीट, मतलब देखें तो पहियों पर आधारित ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप बताई जाती है। और इसका जो जैक होता था जिससे रेंज कम ज्यादा की जा सकती थी, उस जैक को मतलब कह सकते हैं कि बदलने के लिए 6 आदमियों की जरूरत पड़ती थी, और इसकी डायरेक्शन बदलने के लिए कि किस दिशा में तोप को चलाना है उसके लिए 4 हाथियों की जरूरत पड़ती थी। और आज भी हम देखते हैं कि दशहरे के दिन जब शस्त्र पूजा की जाती है तो रॉयल फैमिली के कुछ लोग आते हैं यहाँ पे और इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। और फिर हम देखें कि इसका प्रयोग आज तक इतिहास में एक बार भी नहीं हुआ है, केवल इसको टेस्टिंग के लिए, परीक्षण के लिए एक बार प्रयोग किया गया था। और उसमें देखते हैं कि 100 फीट लंबी बारूद की लड़ी लगाई गई थी ताकि इसको तोप को चलाया जा सके। और उसमें देखते हैं कि पास में एक गड्ढा था बहुत बड़ा, उसमें पानी भर दिया ताकि जो तोपची और जो सैनिक है इस तोप को चलाकर उस पानी के गड्ढे में कूद सके, ताकि इसकी जो तरंगे शॉक वेव्स आने वाली है उनसे बचा जा सके। लेकिन कहते हैं कि जैसे तोप चलाई गई उसके बाद वो उस गड्ढे में जाकर कूद गए थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारा नुकसान हुआ था, उनको बहुत सारी क्षति हुई थी। और फिर देखते हैं इस तोप का गोला जाकर गिरता है अपने जो जयपुर की चाकसू जो तहसील है जयगढ़ से 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वहां जाकर इसका गोला गिरता है, जहां जाकर गिरता है वहां पे एक गड्ढा गिरता है, गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे से एक तालाब का निर्माण हो जाता है जिसको जयबान गोलीमार तालाब कहा जाता है, झील कहा जाता है आज भी, ठीक है। और कहा जाता है हाथी बहरे हो गए थे और आसपास के घरों में दीवारें आ गई थी, और ये भी कहा जाता है कि छोटे मोटे जानवर तो ऐसे ही मर गए थे इस तोप के बारे में। तो ये कुछ बड़ी बातें थी तोप के बारे में, ठीक है। ये सब हमने बात करी जयबान तोप की। इसमें केवल हमें 2 ही बातें ध्यान रखनी है कि सवाई जयसिंह द्वारा इस तोप का निर्माण किया गया और एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, ठीक है। बाकी फैक्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन जयबान तोप के बारे में बाद में देखें तो एक चीज हमने बात करी थी खजाने के टाइम कि यहाँ पानी के विशाल टांके बने हुए, टांकों का मतलब है यहाँ पानी की विशाल टंकियां बनी हुई है, ठीक है। कहा जाता है कि 40 फीट उनकी गहराई थी एक जो टांका बना हुआ है, और कहा जाता है कि 10,000 लोग 2 साल तक उसका पानी पी सकते हैं, इतना पानी इनमें इकट्ठा होता था। और फिर कहा जाता है कि जो खजाना वगैरह था उसके बारे में हमने बात करी कि इन्हीं टंकियों के नीचे कहा सकता है कमरे थे जहां पे खजाना वगैरह रखा हुआ था, ठीक है। तो पानी के विशाल टांके भी बात कर सकते हैं अपन जयगढ़ फोर्ट में बने हुए। और फिर बात हमने करी शुरू में कि यहाँ सुरंगें बनी हुई है, इसलिए इसको रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, और इन सुरंगों की मदद से आमेर दुर्ग से संकट के समय जयगढ़ दुर्ग में पहुंचा जा सकता था, इसलिए इसको जयपुर का संकट मोचक किला भी कहा जाता है। ये सब बातें हम पहले कर ही चुके हैं। उसके बाद फिर अपन आगे चलें तो यहाँ पर एक चीज देखते हैं, ये एक जरूरी चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ बनी हुई एक विजयगढ़ी और कुछ नहीं, जयगढ़ में स्थित एक राजनीतिक जेल है, या फिर कह सकते हैं जयगढ़ में एक लघु दुर्ग है। उस लघु दुर्ग में अपन देखते हैं एक चीज कि सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई, एक फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह, या उनको कहा जाता था चिमाजी, उनको यहाँ गिरफ्तार करके रखा था। तो विजय सिंह को यहाँ गिरफ्तार करके रखा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था विजयगढ़ी पड़ गया था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना कि विजयगढ़ी भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अपन बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, तो एक तो था मुअज्जम और एक तो था आजम।
तो सवाई जय सिंह ने साथ दिया आजम का, और जो विजय सिंह था छोटा भाई उसने साथ दिया मुअज्जम का, और फिर कहते हैं गलती से मुअज्जम जीत जाता है उस युद्ध में, उस संघर्ष में, ठीक है। मुअज्जम जीतता है, मुअज्जम फिर कहते हैं अपने आमेर पे अटैक करता है और सवाई जय सिंह को यहाँ गद्दी से हटा देता है, और फिर अपने आमेर का नाम बदल कर देता है इस्लामाबाद या मोमिनाबाद, और विजय सिंह को राजा बना देता है। तो उसी संघर्ष में हम देखते हैं कि उसी दौरान विजय सिंह ने जो सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई तो विजय सिंह उनको इस विजयगढ़ी जेल में रखा था। तो विजयगढ़ी यहाँ पे एक जेल है, उसका भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब बातें अपने करी जयगढ़ फोर्ट के बारे में। ये जयगढ़ फोर्ट में स्थित एक यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जयगढ़ फोर्ट में, तो जयगढ़ फोर्ट में अपन को एक चीज यहाँ पे दिखाई देती है कि यहाँ पे जो फ्लैग, यहाँ पे जो झंडा दिखाई दे रहा है ये तिरंगा नहीं है, ये एक पचरंगा झंडा है जो आमेर के कछुआ शासकों था, हम कछुआ शासकों का था। हमने देखा मान सिंह जब काबुल गए थे तो वहां पे उन्होंने 5 कबीलों को हराया था, और जब 5 कबीलों को हराया इस कारण आमेर के झंडे का रंग पचरंगा झंडा था, ठीक है। और पचरंगा झंडा के बाद में देखते हैं कि इसी झंडे के ऊपर एक सवाई झंडा नामक एक छोटा फ्लैग भी लगाया जाता है, जो यहाँ पे अभी जयपुर के जो अभी वर्तमान महाराजा है, छोटे हैं 21-22 साल के महाराजा सवाई पदम नाम सिंह, ठीक है। तो अभी कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 18 है उसके तहत तो अपनी जो उपाधियां वगैरह सब हटा दी गई है, लेकिन जो जयपुर का राज परिवार इन उपाधियों को आज भी यूज करता है, ठीक है। तो जब भी वो पदम नाम सिंह है अपने महाराजा है, तो वो जब भी जयपुर से बाहर रहता है तो उस छोटे जो सवाई झंडा उसको झुका दिया जाता है, और जब वो जयपुर के अंदर रहते हैं तो उस झंडे को उस जो फ्लैग है उसको वापस से लगा दिया जाता है। तो ये सब बातें हमने करी जयपुर के जिस जयगढ़ दुर्ग के बारे में। तो आज के जयगढ़ दुर्ग में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम ही फैक्ट थे, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारी जानकारी के लिए ज्यादा फैक्ट थे, जो हमें इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी लोगों को पता है तो ऐसी जनश्रुतियों के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि इतिहास में हमारी रुचि पैदा हो, ठीक है। तो ये सब बातें देखी, और फिर इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास में केवल फैक्ट याद कराए जाते हैं, कि सन याद कराया जाता है, कब ये काम हुआ, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, अपन ने इतिहास में देखा, सारी चीजें देखी हमने। तत्कालीन हमने देखा कि अपनी आर्थिक जो अपनी पूंजी थी उसकी सुरक्षा कैसे किया करते थे लोग, और फिर हमने तब का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको देखा कि अकबर के दरबार में बारमल था, भगवंत दास था, मान सिंह था, तो कैसे उन्होंने वो काबुल गए, कैसे क्या क्या हुआ। फिर हमने बात करी सवाई जय सिंह ने कैसे यहाँ पे स्थापित किया, तो हमने सारे अनुभव जाने। और फिर हमने यहाँ तक कि भी जो वर्तमान की जो हमारी आधुनिक राजनीति है उसको भी हमने देखा कि इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था, जो गायत्री देवी थी उनके समय क्या हुआ था। तो इन सब बातों के लिए इतिहास पढ़ा जाता है, इतिहास फैक्ट बनने के लिए नहीं पढ़ा जाता है। ये सब बातें थी इसलिए हमने पढ़ा इनको, ठीक है। थोड़ी इतिहास में रुचि पैदा करने के लिए जरूरी है। तो अब सब आप इनको जो नोट्स हैं बनाओ, इनको साथ के साथ याद करो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है। और एक मिनट कहाँ जा रहे हो, आपने वो कर दिया कि वो लास्ट में क्या क्या करते हैं, वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करते हैं, कर दिया क्या हो तो पढ़ाई करो, और ये जो करने वाली चीजें वो भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा क्या मिले, मोटिवेशन मिले कि आपको क्लासेस सही लग रही है, ठीक है। पढ़ाई करो।